हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 22 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं इस कोर्स के बारे में। अभी तक यहां पर प्रोनाउन का पार्ट सेकंड वीडियो अपलोड हो चुका है। नाउन के 12 पार्ट्स, प्रोनाउन के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज प्रोनाउन का 3rd पार्ट अपलोड होगा। आप समय रहते इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। ये कोर्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इस कोर्स की सारी खास बातें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। और ये वाले एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इसके लिए ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जहां पर आपको बहुत सारे और कोर्सेज भी नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक कोर्स उपलब्ध है जहां पीडीएफ के साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। जो भी पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी वो हम खुद से बनाते हैं, कट कॉपी पेस्ट नहीं है। वो सब के सब क्लोज टेस्ट और पैराजंबल हमने खुद ने बड़ी मेहनत से न्यूज़पेपर से तैयार करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ ई बुक्स देख सकते हैं। तो 2 ई बुक्स एडिटोरियल वर्ड्स की हैं। अगर एक साथ एडिटोरियल वर्ड्स चाहिए जिनसे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान हो सकता है तो वो बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक डिफेंस के बच्चों के लिए, एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए एक ई बुक उपलब्ध है। और ये वाला जो कोर्स है हर वेंसडे जो हमें स्टार्ट करते हैं, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, यहाँ पे आपको 2 सेशंस पर डे मिलते हैं, जिसमें से एक सेशन यही होगा जो आपको यूट्यूब पर शाम को 5 बजे मिलता है। इसके अतिरिक्त एक सेशन और मिलेगा, लेट नाइट मिल जाता है वो सेशन, और पीडीएफ के साथ उपलब्ध होता है। अब हम बात करेंगे कॉमन एरर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और एरर्स पता ही है आपको कि जो भी हम पढ़ेंगे आज के एडिटोरियल में वहीं से ही एरर्स हैं। तो व्हेन द पार्टी आस्क्ड हिम टू विड्रॉ, तो जब पार्टी ने उससे कहा कि आप विड्रॉ करो अमेंडमेंट को, जो संशोधन की बात आप कर रहे हो, संविधान में संशोधन की बात कर रहे हो, उसको विड्रॉ करो। इट वाज क्लियर दैट, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था दैट ही हैज लॉस्ट इंटरनल सपोर्ट, कि उन्होंने इंटरनल सपोर्ट खो दिया था। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए, पार्टी ने जब उससे कहा तो इसका मतलब जो मैन क्लोज आपको दे रखा है वो कैसा है, वो पास्ट में है। तो मैन क्लोज अगर पास्ट में हो तो फिर बहुत संभावनाएं बन जाती हैं कि आप जो सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट से जुड़कर आ रहा है वो भी आप पास्ट में लेकर जाएं और हैज के स्थान पर क्या कर दें, हैड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो बट इंस्टीड फॉलोइंग द पार्टी लाइन, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है। अगर इसका ऑब्जेक्ट दे रखा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही कि इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग, बेस को ऑब्जेक्ट बना दिया इसने। फॉलोइंग द पार्टी, फॉलोइंग का मतलब हो गया अनुसरण करना। अनुसरण करना किसका है, पार्टी लाइन का। तो पार्टी लाइन का अनुसरण करने की बजाय मिस्टर ओली डिसाइडेड टू सिंक हिज गवर्नमेंट, मिस्टर ओली ने डिसाइड किया कि वो अपनी गवर्नमेंट को ही सिंक कर, मतलब डबोना है ना, इन्होंने डिसॉल्व करने की मांग की थी पार्लियामेंट को। उसी की बात आपको देखने को मिलेगी एडिटोरियल में। तो इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है जब जब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट तो लेगा ही। नंबर 3 देखो, गिवन द सीरियस ऑफ द क्राइसिस, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो द यहाँ पे आर्टिकल है, डिटरमिनर है, और डिटरमिनर अपने बाद में जो वर्ड लेता है वो होता है नाउन। और अगर नाउन होता है तो सीरियस के जगह पे क्या आना चाहिए, सीरियसनेस। ये आपका आंसर आएगा। तो यहां आंसर होगा 1 नंबर, गिवन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस, कि जो क्राइसिस है उसकी गंभीरता को देखते हुए स्प्लिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। स्प्लिट का मतलब विभाजन को बोलते हैं, टूटने को बोलते हैं। रूल आउट का मतलब रिजेक्ट, कि आप इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि यहां पार्टी टूटेगी नहीं, क्योंकि वर्तमान में बहुत ही संकट जो है बहुत गंभीर है। तो सीरियसनेस, क्योंकि आपको नाउन चाहिए, सीरियस तो एक एडजेक्टिव है। आपको पता होना चाहिए कि OUS एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, वेयर एज NESS एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन जनरली। अब आ जाते हैं आज के एडिटोरियल पर। नेपाल इन टर्मोइल ये विषय है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, ज्यादा वर्ड्स नहीं है, फिर भी कुछ वर्ड्स नए जरूर आपको मिलेंगे। एंड तक जरूर देखिए सेशन को, और पेन नोटबुक लेकर बैठिए, हर एक बात को नोट करना, पिछले सेशंस को रिवाइज करके नया सेशन देखा करें। और आशीष व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब आप कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस चैनल पर आपको, अगर आप थोड़ा सा अलग अपने आप को ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि कुछ अलग देखा जाए, तो फिर उस चैनल पर पूरा स्टफ आपको ऐसा मिलेगा। एक वीडियो वहां पर अपलोडेड है, एक और जल्द ही वीडियो वहां पे मिलेगा आपको, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए आपको डाउनलोड कर लीजिए, उस मीन्स आपको वो जो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आशीष व्लॉग्स चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेपाल इन टर्मोइल का मतलब क्या है, टर्मोइल शब्द है, इसका मतलब होता है उपद्रव, उथल पुथल, डिसऑर्डर कह सकते हो, डिस्टरबेंस कह सकते हो। तो टर्मोइल सबसे पहली बात तो नाउन है, और टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टरबेंस। टर्मोइल से मतलब है डिस्टरबेंस, या फिर क्या कह सकते हो, डिसऑर्डर। ये दोनों ही हो सकते हैं, डिसऑर्डर या डिस्टरबेंस। ठीक है, मीन्स उथल पुथल। तो नेपाल
प्रॉपर नाउन है, किसी भी देश का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम प्रॉपर नाउन होता है। तो नेपाल किस में है? उथल पुथल की स्थिति में है, और राजनीतिक उथल पुथल की बात खास करके इसमें दे रखी होगी। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है। इनकी रेकमेंडेशन अपोस्ट्रोफे के बाद लग रही है, जेनेटिव केस बोलते हैं इसको। अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द आता है वो नाउन होता है, और जिसके साथ अपोस्ट्रोफी जुड़ा रहता है वो भी नाउन है। तो ओली भी नाउन यहाँ पे, और रेकमेंडेशन भी नाउन, ठीक है। तो मिस्टर ओली की जो रेकमेंडेशन है, जो सिफारिश है, किस चीज की सिफारिश उन्होंने की? टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग कर देना, ठीक है, कि पार्लियामेंट को, संसद को भंग कर दिया जाए। विच हैज बीन ड्यूली अप्रूव्ड, और इस डिमांड के लिए विचार है, इस डिमांड को क्या कर दिया गया? अप्रूव कर दिया गया। और अप्रूव कैसे किया गया? ड्यूली। ड्यूली एडवर्ब है, और ड्यूली का मतलब होता है अकॉर्डिंगली, या एप्टली, या करेक्टली, या प्रॉपरली, या सुटेबली। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर मीनिंग देखोगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली सही बैठेगा। और जो इन्होंने सिफारिश की उसी के अकॉर्डिंग, देखो मैं यहाँ वाला मीनिंग लिख रहा हूं अकॉर्डिंगली। वैसे इसका मतलब एप्टली भी होता है, प्रॉपरली भी होता है, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं इसके, बिल्कुल उपयुक्त तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे है के अनुसार। और उसी रेकमेंडेशन के अनुसार, ये जो रेकमेंडेशन थी वो उसी के अकॉर्डिंगली अप्रूव कर दी गई प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा, ठीक है। ये राष्ट्रपति है वहां की। अब इस लाइन से लेकर यहां तक की बात करोगे तो आपको पता लग गया कि ये सिफारिश के बारे में है, उस सिफारिश का हुआ क्या उस बारे में है, और फिर से आपको ले जाना है ओली की रेकमेंडेशन पर, ठीक है। एक बार फिर समझना, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनकी एक सिफारिश थी कि पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता, ये आपको बताएं, ठीक है। और इस डिमांड को ड्यूली अप्रूव कर दिया गया, मतलब उसी के अकॉर्डिंगली अप्रूव कर दिया गया प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा। और ये जो रेकमेंडेशन है, इस रेकमेंडेशन ने क्या किया है? हैज पुश्ड द यंग डेमोक्रेसी। यंग डेमोक्रेसी का मतलब है नया लोकतंत्र। यंग का मतलब ऐसे युवा होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है नया। जो हाल फिलहाल ही लोकतंत्र बना है उसके लिए कहा गया है यंग डेमोक्रेसी। इसने जो ये नया लोकतंत्र है इसको धकेल दिया है। पुश का मतलब धक्का देना, धकेल दिया है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगनी ही थी। हैज रेकमेंडेशन को देखकर लग रहा है सिंगुलर है, और धकेल दिया है किसमें? एन अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड बहुत बार आ चुका है और आपको सबको रट भी गया होगा अच्छे से। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, अभूतपूर्व। और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल भी एडजेक्टिव है, संवैधानिक। क्राइसिस नाउन है। अब आप कहो कि सर एक साथ दो एडजेक्टिव कैसे आ गए? तो दो नहीं, 6-7 एडजेक्टिव्स भी नाउन से पहले आ सकते हैं। तो ये इसने लोकतंत्र को धकेल दिया है किसमें? एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में, एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, और राजनीतिक उथल पुथल के दौर में, राजनीतिक कह सकते हो उपद्रव के दौर में, अव्यवस्था के दौर में, इसमें धकेल दिया है। एक बार फिर समझना, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की जो सिफारिश है कि पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए, वो सिफारिश जिसे कि अकॉर्डिंगली अप्रूव किया गया प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा, इस रेकमेंडेशन ने क्या कर दिया है? जो नया लोकतंत्र बना है उसको अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में धकेल दिया है, और पॉलिटिकल टर्मोइल की स्थिति बना दी है, राजनीतिक उथल पुथल मचा दी है। मिस्टर ओली हुज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अब ये हुज से थोड़ा सा वर्णन है इसके बारे में। मिस्टर ओली, हुज पजेसिव एडजेक्टिव है वैसे, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव, इसका जो आंसर आएगा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वैसे है। तो मिस्टर ओली हुज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी कह सकते हो शॉर्ट में, विद अ नियर 2/3 मेजोरिटी। एक बात ध्यान रखना, ये फ्रैक्शन नंबर कहलाते हैं, भिन्न संख्याएं कहलाती है, 2/3। अब जब ऊपर अंश में, आप मैथमेटिक्स जानते हैं अंश और हर, तो अंश में जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर अगर संख्या 1 से अधिक होती है तो नीचे वाला पार्ट जो होगा उसके साथ एस जुड़ेगा, प्लूरल बनेगा। 2/3 होगा, 3/4 होगा, है ना, 3/5 होगा। लेकिन 1 लगाओगे तो 1/3, 1/5, 1/4 ऐसा बनेगा। तो इस पार्टी को कितना बहुमत प्राप्त है? लगभग, नियर मतलब लगभग, ये 2/3 बहुमत है संसद में। अब यहां से यहां तक की बात आ गई कि मिस्टर ओली, जिनकी पार्टी को संसद में लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त है, अब मिस्टर ओली को जोड़ दो यहां से। टुक दैट ड्रेस्टिक स्टेप, ड्रेस्टिक का मतलब बहुत ही इंटेंस कह सकते हो, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही एक तीव्र स्टेप इन्होंने लिया। एज ही केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, जब वो और ये इंक्रीजिंग प्रेशर में आ गए फ्रॉम हिज ओन पार्टी। मतलब कब की बात है? ये इन्होंने कब लिया ड्रेस्टिक स्टेप? ड्रेस्टिक मतलब एक अमूलचूल परिवर्तन करने वाला, एक बिल्कुल ड्रेस्टिक चेंज लाने वाला। ऐसा स्टेप कब लिया? जब वो एक काफी बढ़ते हुए प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए। और किससे दबाव में आ गए? फ्रॉम हिज ओन पार्टी, अपनी खुद की पार्टी के दबाव में आ गए। और दबाव क्या था? टू विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस। दबाव ये था कि ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया जाए, ठीक है। दबाव ये था कि एक अध्यादेश
को विड्रॉ कर लिया जाए, वो अध्यादेश जो उनकी सरकार ने इश्यू किया था लास्ट वीक। बात समझ में आ गई? वो अध्यादेश जो ओली की सरकार ने पिछले सप्ताह इश्यू किया, लास्ट वीक को देखकर क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि लास्ट प्लस टाइम हो, प्रीवियस प्लस टाइम हो तो पास्ट फॉर्म लेते हैं, पास्ट सिंपल लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा इश्यूड सेकंड फॉर्म दे रखी है। समझ में आ गई बात? इससे आगे देखो, आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बोथ द अपोजिशन एंड अदर लीडर्स, दोनों, बोथ के साथ में एंड लगेगा, पहली बात, दोनों ही, विपक्ष भी और अन्य लीडर्स भी, ठीक है, विद इन द रूलिंग पार्टी, किस में? रूलिंग पार्टी में। एलिज्ड मतलब दावा करना, एलिज का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना। तो दोनों ने, बोथ के साथ एंड लगेगा, जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम लोग चूक जाते हैं इस चीज में, और जनरली आपके एग्जाम में प्रश्न जब आता है तो बोथ के साथ एज वेल एज या अलोंग विद देकर प्रश्न मिलता है, वो गलत करना होता है। तो दोनों, ऑपोजिशन और अन्य नेता, विपक्ष भी और अन्य नेता भी, विद इन द रूलिंग पार्टी, और अन्य नेता कौन से? जो सत्ता में है पार्टी, एनसीपी की बात ही है, ओली की खुद की पार्टी के नेता जो है, उन्होंने दावा किया। क्या दावा किया? दैट की, ये कंजंक्शन हो गया, द ऑर्डिनेंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट, ये एक्ट का नाम है, इसलिए देखो द का प्रयोग है, ठीक है, कि जो अध्यादेश था, किसके लिए अध्यादेश था? अमेंड करने के लिए। अमेंड का मतलब चेंज करना, संशोधन करना। संशोधन किस में करना था? इस एक्ट में। ये ऑर्डिनेंस क्या करेगा? वुड अंडरमाइन, ये कमजोर कर देगा। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, कमजोर कर देना, ठीक है। अंडरमाइन से मतलब क्या होता है? वीकन, कमजोर कर देना। तो ये कमजोर कर देगा। इरोड भी होता है इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम आप इरोड भी कर सकते हो। तो ये कमजोर कर देगा किसको? द चेक्स एंड बैलेंसेज। चेक्स एंड बैलेंसेज एक सिस्टम होता है जिसके तहत आप किसी, जैसे मान लो 3 अंग होते हैं, है ना, जैसे एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है, लेजिस्लेटिव होता है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इन तीनों को बराबर से एक प्रकार से पावर दे रखा है, कोई भी हावी ना हो उसको रोकने के दूसरे के पास शक्ति है, ठीक है। इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेज। चेक्स का मतलब होता है नियंत्रण और बैलेंसेज का मतलब संतुलन, कि आप किसी को नियंत्रित करें और उसको फिर संतुलन बना के रखें, शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए, उसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेज। तो इसने क्या किया कि ये जो एक्ट है वो अंडरमाइन करेगा, वो कमजोर कर देगा चेक्स एंड बैलेंसेज को इन द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम में, एंड एम्पावर द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर कर देगा। एम्पावर का मतलब शक्तिशाली बना देना, स्ट्रेंथन कर देना। किसके लिए? इन मेकिंग क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स, कि प्रधानमंत्री चाहेगा तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां कर पाएगा। क्रूशियल का इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज में यहां पे पावर मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर को। फिर समझना कि दोनों ने, एक तो विपक्ष और इस पार्टी के भीतर भी अन्य नेता हैं जिन्होंने कि दावा किया कि ये जो ऑर्डिनेंस पारित करने की बात है, इस एक्ट में संशोधन करने के लिए, इससे क्या होगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस की स्थिति कमजोर हो जाएगी सिस्टम में, और प्राइम मिनिस्टर एम्पावर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को ताकत ज्यादा मिल जाएगी। किसके लिए? इस चीज में कि वो क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स कर पाएगा। इनको देखकर मेकिंग दे रखा है, प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म बिकॉज प्रेपोजिशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट, एंड इफ यू वांट टू चेंज अ वर्ब इनटू ऑब्जेक्ट देन यू हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट इज टू एड आईएनजी फॉर्म विद द गिवन वर्ब। तो आईएनजी फॉर्म जोड़ के हमने इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। आगे देखिए, मिस्टर ओली हैड रिपोर्टेडली अग्रीड। रिपोर्टेडली मतलब परपर्टेडली, तथाकथित रूप से। तो मिस्टर ओली जो है वो ऐसा कहा जाता है ना। रिपोर्टेडली का मतलब ऐसे रिपोर्ट्स मिली हैं, पक्का नहीं पता है, बस सबको रिपोर्ट मिली। तथाकथित रूप का मतलब यही है, एलिजिडली भी कह सकते हो इसको। एक बार लिख लो चाहे आप, रिपोर्टेडली को आप एलिजिडली कह सकते हो, या फिर आप इसको परपर्टेडली कह सकते हो। तो कह रहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मिस्टर ओली जो है वो सहमत हो गए किस चीज पर? टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस, कि ऑर्डिनेंस को वापस लेने पर। विड्रॉ मतलब कोई भी चीज आपने की है वापस लेना, ठीक है। इन अ पार्टी मीटिंग, एक पार्टी मीटिंग में ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वो सहमत भी हो गए कि वो ऑर्डिनेंस को वापस ले लेंगे पार्टी मीटिंग में, बट ऑन संडे, लेकिन संडे को। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर डे देन वी हैव टू प्लेस ऑन एज प्रीपोजिशन। वी नो वेरी वेल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली संडे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मंडे, ट्यूसडे, है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट दैट संडे टेक्स टिल टुडे। इट मीन्स हमें यहां पे जब पर्टिकुलरली एक ही डे की बात करनी हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन संडे को क्या हुआ? हिज कैबिनेट, हिज यहां पजेसिव एडजेक्टिव है, कैबिनेट यहां पे नाउन हो गया, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो वर्ड आता है वो नाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो समझना, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे शब्द पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। एन एडजेक्टिव ऑलवेज मॉडिफाइज अ नाउन, दैट्स व्हाई इट नीड्स अ नाउन जस्ट आफ्टर इट, or it may be that some adjectives you can find before the given noun। तो यहां पे है कि संडे को क्या हुआ कि उनकी कैबिनेट ने क्या किया? मेड द अनएक्सपेक्टेड मूव,
एक ऐसा कदम चला जो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि ऐसी आशा नहीं की गई थी, एक अचंभित करने वाला, एक आश्चर्यजनक कदम यहां पे चला। और वो क्या था? टू रेकमेंड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने सिफारिश कर दी कि पार्लियामेंट को भंग कर दिया। डिसोल्यूशन का मतलब भंग कर देना। भंग कर देने का मतलब समझ गए कि भाई सारे कामकाज खत्म कर दो, अब पार्लियामेंट नहीं चलेगी, संसद नहीं चलेगी, ऐसा उन्होंने सिफारिशें कर दी। इस प्रकार से उनकी कैबिनेट ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव यहां पे चलाया। मूव यहां पे नाउन हो गया, अनएक्सपेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, ईडी फॉर्म में है। थर्ड फॉर्म में जब आप कोई वर्ब को लेते हो, नाउन से पहले लेते हो, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लेते हो, तो उसे आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आगे आ जाओ। इलेक्शंस विल नाउ बी हेल्ड। अब इलेक्शंस होंगे, विल नाउ बी हेल्ड पैसिव वॉइस है। इलेक्शंस होंगे, हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, होल्ड सेकंड फॉर्म और होल्ड फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड सेकंड फॉर्म और हेल्ड थर्ड फॉर्म। तो ये कब होंगे? अप्रैल मई में होंगे 2021 में। अब इसी की बात है कि अ ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल। तो जो शेड्यूल था कि भाई होना कब था, 2022 में होने थे, लेकिन ये हो कब रहे हैं? एक साल पहले। तो निर्धारित कार्यक्रम को बोलते हैं शेड्यूल। तो निर्धारित कार्यक्रम से एक साल पहले अहेड के साथ में ऑफ लगता है, ध्यान रखेंगे। ईयर के पहले ए लगता है क्योंकि इसको ईयर नहीं पढ़ते, ईयर पढ़ते हैं, इसलिए यहां पे ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, संवैधानिक जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, हैव चैलेंज्ड द लीगलिटी ऑफ मिस्टर ओलीज डिसीजन। तो संविधान के विशेषज्ञ जो है उन्होंने चुनौती दी है किसको? कि मिस्टर ओली का जो डिसीजन है उसकी लीगैलिटी है क्या नहीं, ये मतलब उसकी वैधता, उसका कहिए कि ये ठीक चीज है क्या, इसका उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उसको चैलेंज कर दिया है कि मिस्टर ओली का डिसीजन यहां पे लीगल नहीं है। नेपाल 2015 कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल का 2015 का जो संविधान है, अलाउज द डिसोल्यूशन, वो संविधान अलाउ करता है किस चीज को? डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, कि सदन को भंग कर सकते हैं। ठीक है, सदन को भंग कर सकते हैं बिफोर इट्स 5-year टर्म एंड्स, अपने 5 साल पूरे होने से पहले। ओनली इफ, केवल कब? ओनली इफ देयर इज अ हंग असेंबली। हंग असेंबली का मतलब क्या होता है? हंग असेंबली का मतलब ऐसी सिचुएशन इन विच नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन द हाउस। जब कोई पार्टी हाउस में, सदन में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करती है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है, तो उसे कहते हैं हंग असेंबली। तो जब हंग असेंबली की स्थिति बनती है, एंड नो पार्टी मैनेजेस टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, और कोई भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के योग्य नहीं है, मैनेज नहीं कर पाती है कि सरकार बना पाए, ऐसी कंडीशन में वहां का संविधान है वो अलाउ करता है कि डिसोल्यूशन हो सकता है, भंग कर सकते सदन को, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर समझना, नेपाल का 2015 का संविधान सदन के भंग करने को अलाउ करता है इसके 5 साल एंड होने से पहले, लेकिन केवल तभी जब हंग असेंबली की स्थिति बनती हो और कोई भी पार्टी सरकार को बनाने में समर्थ ना हो। फॉर्म का मतलब बनाना। और ये वाली बात, नंबर प्लस नाउन, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। लेट मी रिपीट, 5 नंबर है, ईयर नाउन है, टर्म नाउन है, तो या तो इसको वैसे आप मगअप कर सकते हैं, यू कैन क्रैम इट, कि आप नंबर के बाद में जो नाउन देखते हैं, जब सिक्वेंशियल 2 nouns आर देयर, देन ओनली we cannot change the given noun after number into plural form. It means 5 years नहीं हो सकता, year ही होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो इसका ये रहता है कि ये नाउन है और इससे पहले एक और नाउन है। सो नाउन, इफ अ नाउन टेक्स अ नाउन बिफोर इट, इट मींस दैट विल बी कॉल्ड नाउन मॉडिफायर, और नाउन मॉडिफायर इज एन एडजेक्टिव इटसेल्फ। तो ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पे इसका प्लूरल बन नहीं सकता, बिकॉज वी कैन चेंज द वर्ड्स इनटू प्लूरल। देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस, वर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब, प्रोनाउन एंड नाउन। अदरवाइज और कोई वर्ड नहीं जिसको आप बहुवचन में चेंज कर सकते हो। इस कारण से ईयर जो है वो एडजेक्टिव होने के कारण बहुवचन में चेंज नहीं होगा। अगर टर्म को हटा दें तो फिर ये 5 years हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखो, सिंस द प्रेसिडेंट हैज क्लियर्ड हिज रिकमेंडेशन द इश्यू विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब कह रहा है कि चूंकि द प्रेसिडेंट हैज क्लियर्ड हिज रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट ने अपनी जो रिकमेंडेशन है उसको क्लियर कर दिया है, चूंकि राष्ट्रपति ने अपनी उसकी सिफारिश, मतलब हिज यहां पे आ रहा है ओली के लिए, ओली की जो सिफारिशें हैं उसको मंजूरी दे दी है, क्लियर कर दिया है। तो द इश्यू विल बी डिसाइडेड, तो ये जो मुद्दा है उसको तय किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है। सिंस जब स्टार्ट में आता है, और ना केवल सिंस बल्कि अगर एज भी लग जाए, बिकॉज भी लग जाए, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एज, सिंस और बिकॉज, देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट टेक सो, देयरफॉर और हेंस। ठीक है, इट्स कंजंक्शन, जस्ट वी हैव टू पुट कॉमा इंस्टेड ऑफ these 3 words. So if any sentence commences with the help of since, as or because, then we cannot have so, therefore, hence in the mid part of the sentence, the rest part of the sentence as conjunctions. Instead of these things we have to put just comma. याद रखना, since, as और because से sentence का start होने पर बीच में ना so आएगा, ना therefore आएगा, ना hence आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए।
व्हेन मिस्टर ओलीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जब मिस्टर ओली की जो ये यूएमएल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, एंड इट्स अलायंस पार्टनर्स, और इसके गठबंधन के साझेदार हैं, अलायंस का मतलब गठबंधन होता है, पार्टनर्स का साझेदार होता है, केम टू पावर, जब ये सत्ता में आए थे, कब की बात है 2017 की। जब आप ईयर की बात करते हो तो प्रपोजिशन इन लगता है कि उस साल की बात है, अगर उस साल से लेकर आज तक के प्रभाव की बात करते तो सिंस लगता। तो जब 2017 में ये पावर में आया था विद अ ह्यूज मेजोरिटी, और काफी बड़ा बहुमत लेकर ये आए थे, मैनी होप्ड, अनेकों ने यह आशा की थी, बहुत लोगों ने आशा की थी, दैट इट वुड बी अ न्यू बिगिनिंग, कि ये एक नई शुरुआत होगी, इट वुड बी, यह होगी अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। चूंकि होप्ड सेकंड फॉर्म है, इस कारण से वहां पे विल नहीं लगाया, वुड लगाना पड़ा, अदरवाइज तो यहां पे विल आ जाता अगर प्रेजेंट का स्टेटमेंट होता तो। एक बार फिर से समझना, जब मिस्टर ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो 2017 में सत्ता में आए एक काफी बड़ी मेजोरिटी के साथ, तो अनेकों लोगों ने आशा की थी कि ये एक नई शुरुआत होगी। नेपाल वॉज इन अ पेनफुल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब चेंज होता है, बदलाव होता है। नेपाल जब एक पेनफुल ट्रांजिशन में था, मतलब बदलाव के दौर में था, और पेनफुल भी क्या होता है, पेनफुल का दर्दनाक, काफी कष्ट में था, संकट में था, तो पेनफुल एडजेक्टिव है क्योंकि फुल एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, है ना। बारिंग सम वर्ड्स लाइक कपफुल, स्पूनफुल, माउथफुल, हैंडफुल, इन शब्दों को छोड़कर आप ये जो शब्द हैं पेनफुल, सोरोफुल, है ना, ये सब शब्द जो हैं ब्यूटीफुल, इन शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स, क्योंकि इनकी डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। पेनफुल का मोर पेनफुल, मोस्ट पेनफुल कर सकते हैं। पेनफुल एडजेक्टिव हुआ, ट्रांजिशन नाउन हुआ, ट्रांजिशन में TION दे रखा है, और TION एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। तो नेपाल जो है वो पेनफुल ट्रांजिशन में था फ्रॉम अ मोनार्की। ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, पहले ये हुआ करता था राजशाही, मोनार्की का मतलब जहां पे राजा का सिस्टम हो, राजा का शासन हो, तो पहले नेपाल में राजतंत्र था, और फिर यह ट्रांजिशन कैसे हुआ, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, फिर यहां पे गणतंत्र स्थापित हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया। इस प्रकार से नेपाल जो है वो उस ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा था, काफी पेनफुल ट्रांजिशन था, काफी कष्टों का सामना नेपाल को उस समय करना पड़ रहा था। इन लेस देन ए ईयर, एक साल से भी कम समय में, लेस डिग्री कंपैरेटिव है किसकी, लिटिल की, लिटिल लेस लीस्ट, तो जब डिग्री कंपैरेटिव है तो अपने साथ में देन लेती है, तो देन लगा रखा है। तो एक साल से कम समय में द CPN UML एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, अब ये पार्टी के नाम ही है, लेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल। तो ये जो पार्टी है जो किसके नेतृत्व में है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में, इसने क्या किया, मर्ज्ड टू फॉर्म, ये मर्ज हो गई, ये मिल गई, मर्ज हो गई, विलय हो गया, फ्रॉम द कंट्रीज लार्जेस्ट कम्युनिस्ट फोर्स। किस लिए मैंने मर्ज हुई, टू फॉर्म, बनाने के लिए, देश का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट फोर्स बनाने के लिए, और उसका नाम क्या था, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी NCP। ये दोनों मिलकर एक हो गई। ये हमारे देश में नहीं, हर जगह चलता जोड़ तोड़ की गणित, तो यहां पर भी था। इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, ये एक ऐतिहासिक अवसर था फॉर द NCP, ऐतिहासिक कहें या शानदार कह सकते हो, एक बहुत ही शानदार अवसर था NCP के लिए, स्पेशली फॉर मिस्टर ओली, और विशेष करके बात करें तो मिस्टर ओली के लिए। स्पेशली कैन बी रिप्लेस्ड विद पर्टिकुलरली हियर, विशेषकर को पर्टिकुलरली भी कहते हैं और स्पेशली भी कहते हैं, बोथ आर राइट। तो मिस्टर ओली के लिए यह चीज बहुत ही ऐतिहासिक थी, बहुत ही शानदार थी, टू स्टीयर द फ्लैजलिंग डेमोक्रेसी आउट ऑफ इट्स मैनी क्राइसिस, क्राइसिस याद समझना इस चीज को, ये क्राइसिस है, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल बनाओगे तो ये बनेगा क्राइसिस। इसको क्राइसिस बोलते हैं, इसको क्राइसिस बोलते हैं। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। आई को हटा के ई लिखते हैं इसके अंदर। ये कुछ फॉरेन वर्ड्स के प्लूरल बनाने के तरीके हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार अवसर था NCP के लिए, विशेषकर मिस्टर ओली के लिए, कि वो जो फ्लैजलिंग डेमोक्रेसी है, फ्लैजलिंग का मतलब डेवलपिंग, बिगिनिंग, है ना, जो कि नया नया है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नया नया भी विकसित ही हुआ है, उसको फ्लैजलिंग बोलते हैं। स्टीयर का मतलब होता है टेक कंट्रोल ऑफ, कि आपने स्टीयरिंग संभालते हो आप गाड़ी के अंदर, तो स्टीयरिंग में क्या है, आपको लेफ्ट लेना है, आपको राइट लेना है, आपको सीधा चलना है, तो स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में है, तो वो है स्टीयर करना। तो मिस्टर ओली के लिए एक विशेष अवसर था, कैसे कि ये फ्लैजलिंग जो डेमोक्रेसी है, वो लोकतंत्र, जो नया नया लोकतंत्र विकसित हुआ था, पहले तो मोनार्की थी, राजशाही थी, पहले राजतंत्र था यहाँ पे, उस डेमोक्रेसी को, उस मतलब लोकतंत्र को ये स्टीयर करें, और स्टीयर करके क्या करें, मैनी क्राइसिस, बहुत सारे ये क्राइसिस जो संकट है उससे बाहर निकाले। स्टीयर द फ्लैजलिंग डेमोक्रेसी आउट ऑफ इट्स मैनी क्राइसिस, जो इसके ये इट्स आ रहा है इस डेमोक्रेसी के लिए, तो इस लोकतंत्र के अनेकों जो संकट है उससे ये बाहर निकाले, ये दायित्व इनका था, इनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। आगे देखो, बट द मर्जर, लेकिन ये जो विलय हुआ डिड नॉट डिसॉल्व द फंडामेंटल डिफरेंसेस। इस मर्जर ने, डिसॉल्व का मतलब एक तो भंग होना होता है, एक घुलना भी होता है, तो यहां पे डिफरेंसेस जो थे, डिफरेंस मतलब मतभेद,
जो मतलब मूल मतलब जो फंडामेंटल, जो बेसिक, जो आधारभूत, रूडिमेंटल भी कह सकते हो। फंडामेंटल का सिनोनिम रूडिमेंटल भी होता, रूडिमेंट्री भी होता है। रूडिमेंट्री, RUDIMENTARY, रूडिमेंट्री लिख लेना इसको। तो लेकिन जो ये मर्जर था, द मर्जर इसलिए आया क्योंकि हमें पता है पिछले स्लाइड में हमने बात की थी मर्जर की, उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन पहले दे रखा होता है और फिर हमें पता लग जाता है कि वो नाउन किस बारे में बात कर रही है, तो डेफिनेट बन जाती है, द लग जाता है। तो ये जो मर्जर है ये मतलब डिसोल्व नहीं हुआ मतलब इसने डिसोल्व नहीं किया फंडामेंटल डिफरेंसेस को। जो मौलिक डिफरेंसेस थे उनको इसने डिसोल्व नहीं किया। और मौलिक डिफरेंसेस किसके बीच में थे? बिटवीन द एनसीपीज टू फैक्शंस। एनसीपी के जो दो फैक्शंस थे उनके बीच। फैक्शंस का मतलब गुट होता है, ग्रुप होता है, दल होता है। तो एनसीपी के जो दो गुट थे उनके बीच जो मतभेद थे, उन मतभेदों को इसने डिसोल्व नहीं किया। आगे देखो, मिस्टर ओलीज ऑथोरिटेरियन इंपल्सेस। ऑथोरिटेरियन क्या होता है? निरंकुश, तानाशाही। इंपल्स का मतलब क्या होता है? आवेग। इंपल्स का मतलब होता है आवेग। रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार करने का प्रोसेस। तो मिस्टर ओली का जो निरंकुश इंपल्सेस थे, मतलब इनके मन में अचानक से जो फीलिंग आती थी कोई, इंपल्स का मतलब ये कि सडन फीलिंग है ना, जो भी इमर्ज होती है सडन फीलिंग, उनको बोलते हैं इंपल्सेस। तो मिस्टर ओली का जो ऑथोरिटेरियन इंपल्सेस थे और रिफ्यूजल टू शेयर पावर, और इनका जो इनकार करना था कि वो पावर को शेयर नहीं करेंगे, सत्ता को किसी के साथ बांटेंगे नहीं, विद द माओइस्ट फैक्शन, जो माओवादी गुट था उसके साथ, इसने क्या किया? इस मामले को बहुत ज्यादा और बदतर कर दिया। वर्स्ट डिग्री कंपैरेटिव होती है बैड की, तो बैड, वर्स, वर्स्ट, उसने और अधिक खराब कर दिया, बदतर कर दिया मामले को। तो मिस्टर ओली का एक तो ऑथोरिटेरियन इंपल्सेज कि निरंकुशता इनमें भरी हुई थी, है ना, इंपल्स, ये आवेग था, निरंकुश आवेग इनमें था। और इनका जो इनकार था कि वो माओइस्ट जो फैक्शन है उनके पार्टी में जो एक कह सकते हो गठबंधन तो था ही, ये गठबंधन में बाकी के साथ में ये पार्टी शेयर, मतलब ये सत्ता शेयर नहीं करेंगे, इसने मामले को और अधिक खराब कर दिया। इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, देयर वर कॉल्स फ्रॉम, यहां डिमांड उठने लगी। कॉल का मतलब यहां पे डिमांड से है, या मांग उठने लग गई। फ्रॉम विद इन द एनसीपी, किससे मांग? एनसीपी के भीतर ही, इस पार्टी से ही मांग आने लग गई फॉर मिस्टर ओली, मिस्टर ओली के लिए, कि मिस्टर ओली क्या करे? स्टेप डाउन कर जाए। स्टेप डाउन का मतलब क्या है? रिजाइन कर दे, ठीक है, इस्तीफा दे दे। ये डिमांड उठने लग गई इस पार्टी के भीतर से ही। व्हेन द पार्टी आस्क्ड हिम टू विथड्रॉ, जब पार्टी ने उनसे कहा, अब ये आस्क का मतलब कहना है, पूछना नहीं है। अगर पूछना होता तो यहां पे आपको इफ या वेदर मिलता, WH वर्ड मिलता। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन वो लगते हैं, टू नहीं लगता। टू लग रखा है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जब पार्टी ने उनसे कहा कि वो इस अमेंडमेंट को विथड्रॉ करें, इस संशोधन को वापस लें, इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट हो गया, दैट ही हैड लॉस्ट इंटरनल सपोर्ट, कि उन्होंने आंतरिक जो सपोर्ट है, पार्टी के भीतर का समर्थन है, वो खो दिया है। बट इंस्टीड ऑफ, लेकिन इसकी बजाय, इंस्टीड में ऑफ लगता है, लेकिन इसकी बजाय, किसकी बजाय? फॉलोइंग द पार्टी लाइन, पार्टी लाइन को फॉलो करने की बजाय। पार्टी लाइन का मतलब क्या समझते हो? पार्टी लाइन का मतलब यह है अनुसरण करना। पार्टी लाइन का मतलब क्या है? कि पार्टी जो विचारधारा रखती है, पार्टी के जो थॉट्स हैं, पार्टी जो चाहती है, उसको फॉलो करने की बजाय मिस्टर ओली ने तय किया टू सिंक हिज गवर्नमेंट, कि अपनी सरकार को ही ले डूबे। सिंक का मतलब डुबोना होता है, डूबना होता है। तो सरकार को डुबोने का निश्चय कर लिया, भंग करने का निश्चय करे, दोबारा चुनाव करा लो, ये इन्होंने कह दिया। गिवन द सीरियसनेस, गिवन का मतलब कंसिडरिंग होता है। गिवन का मतलब, गिवन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब गंभीरता को देखते हुए। गंभीरता किसकी? इस संकट की। संकट कौन सा है पता लगेगी, आपको पढ़ लिया हमने। इस गंभीरता को देखते हुए स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब डिवाइड होना, है ना, जो डिवाइड होने का प्रोसेस उसको स्प्लिट बोलते हैं। नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ होता तो नाउन कहलाता है। तो क्राइसिस की, संकट की गंभीर, मतलब क्राइसिस की गंभीरता को देखते हुए जो स्प्लिट है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। रूल आउट का मतलब क्या होता है? रूल आउट का मतलब होता है खारिज नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इस बात से मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि भाई यहां विभाजन नहीं होगा, पार्टी टूटेगी, इस बात से आप दरकिनार नहीं कर सकते, इस पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इफ दैट हैपन्स, और कह रहा है कि यदि, और यदि यह होता है, दैट हैपन्स, यदि ऐसा होता है क्या, कि अगर पार्टी टूट जाती है तो नेपाल वुड बी पुश्ड बैक, तो नेपाल जो है फिर से धकेल दिया जाएगा। पुश का मतलब धकेलना, बैक का वापस, तो फिर से धकेल दिया जाएगा टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, किस ओर? राजनीतिक अस्थिरता की ओर। एट ए टाइम ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, और किस समय? उस समय जब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मल्टीपल अनगिनत, अनेकों चैलेंजेस है। तब चैलेंजेस कौन से हैं? यहां से स्टार्ट कर दो। फ्रॉम ए स्लोइंग इकोनॉमी, मंद पड़ती हुई अर्थव्यवस्था, स्लोइंग इकोनॉमी मंद अर्थव्यवस्था, जहां मंदी आ रखी है, उससे लेकर टू द कोरोना वायरस क्राइसिस, इस संकट तक। कोरोना वायरस का संकट तो खैर पूरा वर्ल्ड वाइड है ही, और कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमी का स्लो होना भी एक रिजल्ट था इसी का। तो ये कुछ चीजें
सभी जगह चल रही है, तो यहां पे भी है। मिस्टर ओली कुड हैव गॉन डाउन, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है ऐसा कर सकते थे। जैसे आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता कर सकता था। ही कुड हैव कम टू मी, वह मेरे पास आ सकता था। शी कुड हैव मैनेज्ड एवरीथिंग प्रॉपर्ली, वह सब कुछ मैनेज अच्छे से कर सकती थी। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर मेड विद द हेल्प ऑफ कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो मिस्टर ओली कुड हैव गॉन डाउन इन हिस्ट्री, इतिहास में जा सकते थे। किस रूप में? एज ए स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब एक एक्सपीरियंस्ड और काफी प्रभावशाली राजनेता जो होता है, प्रतिष्ठित राजनेता जो होता है, उसको स्टेट्समैन बोलते हैं। तो मिस्टर ओली कुछ ऐसा करते कि इनका नाम हो जाता एक प्रतिष्ठित, एक अनुभवी नेता के रूप में। इंस्टीड, लेकिन इसकी बजाय। अब आप कहोगे सर ऑफ क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए इंस्टीड को इंस्टीड ही रहने दो। ही हैज कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है खराब इंप्रेशन देना, ठीक है, अपना प्रभाव गलत तरीके से जमाना, अपनी नेगेटिव एक इमेज बना देना। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने क्या किया? नेगेटिव इमेज बना ली अपने प्राइम मिनिस्टर के रूप में। प्राइम मिनिस्टर जब बने, इनकी इमेज खराब हो गई। एंड इज ऑब्सेशन, ऑब्सेशन होता है किसी प्रकार के सनक, जुनून, और इनका जुनून जो था ना पावर को लेकर, कि सत्ता तो मुझे ही चाहिए, सत्ता किसी को नहीं बांटूंगा, शेयर नहीं करूंगा, ये जो जुनून था, पागलपन था, इससे खतरा बढ़ गया है। अनरेवलिंग द पार्टी ही को फाउंडेड, उस पार्टी के अनरेवल होने का, अनरेवल का सुलझना भी होता है। अगर मान लीजिए कोई धागा है उलझा हुआ, उसको अनटेंगल करना, डिसएंटेंगल करना, उसको बोलते हैं अनरेवल। वैसे यहां पे इसका मतलब है कोलैप्स होना, फेल होना। कोलैप्स कह सकते हो या फेल कह सकते हो। तो अब खतरा पैदा हो गया कि जिस पार्टी को उन्होंने सह स्थापना की, को फाउंडेड, मिलकर स्थापित किया, को का मतलब साथ में, तो जिस पार्टी को जिन्होंने साथ में मिलकर स्थापित किया, उस पार्टी के अनरेवल होने की, उस पार्टी का कोलैप्स होने की संभावना है, वो पार्टी बिखरने वाली है। ये यहां पे खतरा पैदा उन्होंने कर दिया है। आइए बात करते हैं रिवीजन की। ड्यूली का मतलब मैंने बताया था अकॉर्डिंगली, तो पहले को किससे जोड़ें? डी से। फ्लैजलिंग शब्द का मतलब होता है डेवलपिंग, ई से जोड़ देंगे, मतलब तो इसकी शुरुआत हुई है, बिगिनिंग है। टर्मोइल का मतलब डिसऑर्डर होता है, अव्यवस्था को बोलते हैं। स्टेट्समैन का मतलब पॉलिटिशियन होता है, तो बी से जोड़ देंगे। और प्रेरोगेटिव शब्द है, ये सॉरी ये गलत ही हो गया आपका, प्रेरोगेटिव छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोलैप्स दे रखा है यहाँ पे, तो कोलैप्स का आप अनरेवल कर दो। यहां पे अनरेवलिंग जो अभी मैंने देखा था ना, ये वाला वर्ड, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अनरेवलिंग का हो जाएगा कोलैप्स, ठीक है, ये गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, कहीं नजर ना लगे, ये यहां पे ट्रांसलेशन है, तो कहीं नजर ना लगे को बोलते हैं टचवुड। कभी काफी बार आपने बोलते हुए सुना भी होगा, नजर ना लग जाए तो बोलते हैं टचवुड। फिर है कोई बात नहीं, ये बोलना हो, क्योंकि कुछ भी गंभीर मामला हो गया, कई लोग हैं बड़े दिल के, बहुत बड़े होते हैं, वो कह देते हैं कोई बात नहीं चलेगा। बड़े बच्चों से गलतियां जब होती हैं तो बड़े कहते हैं कोई बात नहीं, तो कहते हैं डजंट मैटर। इसके बाद में देख के या संभल के, कोई व्यक्ति चल रहा है, कहीं पत्थर है आगे या फिर उबड़ खाबड़ जगह है, उसने ध्यान नहीं दिया और आप कहना चाहते हो कि देख के संभल के, तो वॉच आउट कहना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मुलाकात करेंगे कल शाम 5 बजे। कल हम ये बैच भी स्टार्ट कर देंगे एडिटोरियल वाला, तो समय रहते आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।